नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। सबसे पहले हम बात करें लीनियर एंड नॉन लीनियर फेनोमेना की, अर्थात रैखिक और अरैखिक फेनोमेनन की। अभी तक जो भी हमने एनालिसिस किया है, उनमें हमने एक्सक्लूसिवली लीनियर फेनोमेना की बात की थी। इसका मीनिंग ये है कि फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए जो इक्वेशन हमने इस्तेमाल की थी, उनमें डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट पावर से ज़्यादा पावर के प्राप्त नहीं होते थे, और जो वेव इक्वेशंस और वेव डिस्पर्जन रिलेशंस को जो हमने निकाला था, तो हमने जो रिलेशंस याद किए थे, उनके लिए हमने लीनियराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया था, जिसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को स्मॉल मान करके नेग्लेक्ट कर दिया था, जिसके कारण हम एक टाइम में केवल एक फूरियर कंपोनेंट की बात कर रहे थे। इस तरह के जितने भी फेनोमिना हैं जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को फर्स्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको लीनियर फेनोमिना में क्लासिफाई किया जाता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो लीनियर थ्योरी द्वारा डिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ड्रिफ्ट वेव्स की बात करें, तो उनको हम लीनियर थ्योरी से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होती हैं और उनके एम्पलीट्यूड में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज प्राप्त होता है। और जो वेव्स हैं, वो लीनियर थ्योरी से डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते हैं, और नॉन लीनियर इफेक्ट इसमें प्रेजेंट होने लगते हैं। जनरली नॉन लीनियर फेनोमेना में एम्पलीट्यूड नॉन लीनियरली ग्रो होने लगता है जब किसी वेव का एम्पलीट्यूड काफ़ी लार्ज होता है, तो उसमें काफ़ी चेंज होते हैं। ये अपनी शेप चेंज कर सकती है,
फॉर एग्जांपल यदि साइन वेव है तो वो लॉपसाइडेड ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में चेंज हो सकती है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि लार्ज फ्रिक्वेंसी के फूरियर कंपोनेंट जनरेट होने लगते हैं और अल्टीमेटली वेव ब्रेक हो सकती है। जैसा कि समुद्र की बीच पर ओशियन वेव्स प्राप्त होती हैं और वेव एनर्जी को पार्टिकल की थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन होने लगता है। एक लार्ज वेव पार्टिकल को इसके पोटेंशियल ड्रॉप्स में ट्रैप कर सकती है और इस तरह से जिस मीडियम में प्रोपेगेट करती है उसकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकती है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इस तरह की जो ट्रैपिंग है उसको हम नॉन लीनियर लैंडौ डैम्पिंग के रूप में भी कंसीडर करते हैं। इसी तरह से शॉक वेव्स के अतिरिक्त पार्टिकल ट्रैपिंग भी हमने बताई। कॉन्डेरोमोटिव फोर्स भी इसी तरह का एक नॉन लीनियर फेनोमिना है। पैरामीट्रिक इंस्टेबिलिटीज भी नॉन लीनियर फेनोमेना के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार नॉन लीनियर फेनोमेना बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली नॉन लीनियराइजेबल प्रॉब्लम्स जैसे डिफ्यूजन इन ए फुली आयोनाइज्ड गैस, क्योंकि डिफ्यूजन कोफिशिएंट डेंसिटी के साथ वेरीज होता है। वेव पार्टिकल इंटरेक्शंस में नॉन लीनियर डैम्पिंग आती है और वेव वेव इंटरेक्शन में वेव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। एक सिंगल वेव इसके हार्मोनिक्स को जनरेट कर सकती है। ये हार्मोनिक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके और प्राइमरी वेव के साथ भी बीट फ्रिक्वेंसीज ई वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार नॉन लीनियर फेनोमिना का एक वाइड पर्सपेक्टिव हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार प्लाज्मा में न केवल लीनियर फेनोमेना होते हैं बल्कि नॉन लीनियर फेनोमेना भी काफी संख्या में प्राप्त होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आप परिचित हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस न केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का
अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि हम स्टडी स्टेट की बात करें जिसमें टाइम के साथ प्रॉपर्टी टाइम के साथ वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, अर्थात डेल डेल टी के रिस्पेक्ट में जितनी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू जीरो हो, और जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको भी हम जीरो लें, तो फर्स्ट मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स इक्वेशन हमको मिलती है ग्रेडियंट पी इक्वल टू जे क्रॉस बी। मैक्सवेल इक्वेशन से आपको प्राप्त होता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे। जब जे की वैल्यू हम इसमें रख देते तो हमको मिलेगा ग्रेडियंट पी इक्वल टू वन अपॉन म्यू जीरो डेल क्रॉस बी। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमको मिलेगा वन अपॉन म्यू जीरो बी डॉट डेल बी माइनस हाफ डेल बी टू और बी स्क्वायर। इसको जब रीअरेंज करते हैं तो हमको मिलेगा ग्रेडियंट पी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो इक्वल टू वन अपॉन म्यू जीरो बी डॉट डेल बी। उन सभी परिस्थितियों में जिसमें बी डॉट डेल बी की वैल्यू जीरो होती है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट सिलेंडर विद एक्सियल फील्ड लिया जाए, उसके लिए उसकी वैल्यू जीरो होती है और हमको ग्रेडियंट पी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो जीरो प्राप्त होता है। अर्थात पी प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलता है, क्योंकि P पार्टिकल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। इसी के रिस्पेक्ट में बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो को मैग्नेटिक प्रेशर के रूप में हम डिफाइन करते हैं। इस इक्वेशन का मीनिंग ये है कि पार्टिकल प्रेशर और मैग्नेटिक प्रेशर का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। अतः जहाँ पार्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम प्राप्त होगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती है या ज़्यादा होती है वहाँ पार्टिकल कम प्राप्त होंगे, पार्टिकल डेंसिटी कम होगी। इस प्रकार पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इस रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं। अंत में मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस क्या होता है, इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, या मैं केवल आपको कुछ मेमोराइज करवाना चाहता हूँ। जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो वो मैग्नेटाइज्ड होता है, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड में वृद्धि होती है मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है, परंतु एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर और ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन प्राप्त नहीं होता। उस पॉइंट को जिस पर मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन प्राप्त होता है उसको मैग्नेटिक सैचुरेशन पॉइंट भी हम कहते हैं। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कम करें तो मैग्नेटाइजेशन अपनी पूर्व स्थिति को नहीं दोहराता है, वरन एक क्लोज्ड कर्व के रूप में हमको ये प्रोसेस प्राप्त होती है। इस क्लोज्ड कर्व को ही हम मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं, और इस मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस लूप का उपयोग मटेरियल साइंस में क्या होता है ये आप अच्छी तरह से पहले देख चुके हैं। कोएर्सिविटी
इस पॉइंट पर डिफाइंड होती है। सैचुरेशन रिमेनेंस इस पॉइंट पर डिफाइन होता है। ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। आज का ये वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नमस्कार।